आज वो बहुत अच्छे मूड में हातिम से मिलने आई थी। इसका इरादा था कि वो इसका खूब खर्चा करवाएगी, इसलिए अपनी पसंद का ऑर्डर भी दे बैठी। जब हातिम वॉशरूम का बोल कर उठा तो वो वहीं बैठी इसका इंतज़ार करने लगी। हातिम जल्दी में अपना मोबाइल वहीं मेज़ पर ही भूल गया था और अभी वो गया ही था कि इसके मोबाइल पर कॉल के सिग्नल आने शुरू हो गए। इसने बेख्याली में मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखा तो वहाँ परफेक्ट गर्ल लिखा हुआ नजर आया और ये देखते ही इसे तो आग लग गई। तू ठहर ज़रा, मैं तुझे बताती हूँ। चुड़ैल कहीं की, आज के बाद तो हातिम को फ़ोन तो क्या इसका नाम भी नहीं लेगी। वो गुस्से में बिड़बिड़ाते हुए फ़ोन उठाकर अटेंड करते हुए कान से लगा गई, लेकिन बोली कुछ नहीं। तेरे बुरे दिन शुरू हो गए हातिम मंजूर। मैं हर वो रास्ता अपनाऊंगा जो तेरी बर्बादी की तरफ जाता है, लेकिन अब मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि तुझे बर्बाद न कर दूं। वो कुछ कहने वाली थी कि फ़ोन से इसे सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी, इसके अपने सगे भाई सुलेमान की आवाज़। इसने हैरत से एक बार फिर से स्क्रीन की तरफ देखा जहाँ हनूज परफेक्ट गर्ल लिखा हुआ आ रहा था। इसने फ़ौरन फ़ोन कान से लगाया। बोल ना हरामज़ादी, बोलती क्यों बंद हो गई तेरी वो फैक्ट्री और तेरी दूसरी फैक्ट्री अब मेरी ज़िद बन चुकी है। तेरी हाउसिंग सोसाइटी भी बर्बाद न की तो मेरा नाम भी सुलेमान खाकवानी नहीं, सुलेमान मुगल्लज़ात बकते हुए बोला तो इसने फ़ौरन से फ़ोन काट दिया और फिर फ़ोन हिस्ट्री से कॉल रिकॉर्ड डिलीट करते हुए फ़ोन दोबारा से मेज़ पर रख दिया। ज़रा सी देर में इसे पसीने आ गए थे, यानी कि मलिहा की कही हुई एक एक बात सच थी। वो बिड़बिड़ाते हुए बोली तो इसी असना में हातिम इसे आता हुआ दिखाई दिया। इसने खुद को कंपोज करने की बेहद कोशिश की, लेकिन इसका पहले कभी इस किस्म के हालात से पाला नहीं पड़ा था, इसलिए इसे बहुत मुश्किल हो रही थी। खाना भी इसे ठीक तरह से नहीं खाया गया और हातिम के बार बार पूछने पर भी वो कोई जवाब न दे पाई। जब इसे लगा कि अब वो मज़ीद वहाँ नहीं बैठ सकती तो हातिम से घर जाने का बहाना करके उठ चली आई। अभी भी वो अपने कमरे में अपने बेड पर इन्हीं कपड़ों में बैठी हुई थी। सैंडल्स इसके नीचे कारपेट पर बेतरतीब अंदाज में पड़े हुए थे। क्यों हातिम क्यों? तुमने सिर्फ मेरे बाप और भाई से बदला लेने के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहा, यानी कि हमारा मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये सब तुमने प्लानिंग के तहत किया। वो अपने बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ते हुए बोली, मैं ही मिली थी तुम्हें हातिम मंजूर? मैंने तो कुछ नहीं किया था ना, मैं सच्ची थी और मेरी मोहब्बत भी, लेकिन तुमने झूठ का चोला पहनकर मुझे धोखा दिया, मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया। इसकी आंखें भीगना शुरू हो गई थी। मैं ही बेवकूफ़ थी कि तुम पर अंधा एतबार किया। वो पुरानी सी मोटरसाइकिल, वो फैक्ट्री में नौकरी, वो कॉलेज में एडमिशन न मिलना और वो बुज़दिल बनकर मेरे सामने आना ताकि मुझे बेवकूफ़ बना सको, सब एक दिखावा था। तुम्हारा असल यही है कि तुम एक डॉन हो जो अपना रास्ता बनाने के लिए बड़े से बड़ा बंद तोड़ सकता है, फिर चाहे वो बंद मेरा दिल ही क्यों ना हो। मोटे मोटे आंसू इसकी आंखों से निकल कर इसके चेहरे पर इसकी आंखों का काजल फैला रहे थे। ठीक है हातिम, मैं भी हुरैन हूँ, तुम्हारी हद देखूंगी कि तुम मुझे कहाँ तक अकेला छोड़ते हो, और वो दिन तुम्हारा भी और मेरा भी इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। मैं तो नहीं बचूंगी, लेकिन तुम्हें भी अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। वो आखिरी हुदूद पर सोचना शुरू हो गई थी। फिर बेदर्दी से आंखें रगड़ते हुए इसने अपना दुपट्टा उतार कर फेंका और वॉशरूम में घुस गई और ठंडे पानी का शावर खोल कर वो इसके नीचे बैठ गई। एक तो सर्दी शदीद थी, ऊपर से रात का वक्त, लेकिन इसे कुछ एहसास न हो रहा था कि वो क्या कर रही है। काफ़ी देर बाद जब इसे महसूस हुआ कि अब इसके हाथ पैर नीले पड़ना शुरू हो गए हैं तो वो डगमगाती हुई उठी और जैसे तैसे कमरे में वापस आई। कपड़े तब्दील किए और बेड पर लेट कर कंबल सर तक चढ़ा लिया था। वो सारी रात इसने बेचैनी में गुजारी थी। इसे रह रह कर यही ख्याल आ रहा था कि पता नहीं हुरैन को क्या हुआ है जो वो यूं अचानक उठकर चली गई, वरना वो ऐसी हरगिज़ नहीं थी। अभी तो इसकी नज़रों की प्यास भी न बुझी थी कि वह ओझल हो गई। इसे शिद्दत से यह एहसास हो रहा था कि वह हुरैन से शदीद मोहब्बत करना शुरू हो गया है। इसके बगैर एक पल भी गुजारना इसके लिए अब मुश्किल होता जा रहा था। काश तुम जमील खाकवानी की बेटी ना होती, तो अब तक मैं तुम्हें पा चुका होता हुरैन। लेकिन मैं भी देखूं कि कौन है जो मेरे रास्ते में आए। एक एक की अगर मैंने ऐसी की तैसी ना फेर दी तो मेरा नाम हातिम मंजूर नहीं। वो मोहब्बत के शदीद एहसास तले बोला। इसकी आंखों से अभी तक हुरैन का वो तस्वुर नहीं हट रहा था जिसे देखकर वो कल मबहूत सा होकर रह गया। वो गहरी काली आंखें, वो घने रेशमी बाल और नक्सक सी तैयार हुई वो इसके दिल के वो तार हिला रही थी जो अभी तक अनछुए थे। इसने अपना मोबाइल निकाला और हुरैन को कॉल मिलाई जो काफ़ी घंटियाँ बजने के बाद बंद हो गई। वो दोबारा से मिलाने लगा और फिर पे दर पे मायूसियों के बाद तो वो मुतवातिर कॉल मिलाने लगा। दिल में अलग तशवीश के साए सर उठा रहे थे और आखिर इसकी कॉल रिसीव कर ली गई। हेलो, इसे हुरैन का बेहद भारी लहजा सुनाई दिया। क्या हुआ हुरो, सब खैरियत तो है ना? वो परेशानी के आलम में बोला। हातिम, मैं ठीक नहीं फील कर रही, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। इसे हुरैन की बहुत कमज़ोर सी आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ है हुरो? मैं आ रहा हूँ, प्लीज़ बस में आया। वो खड़ा होते हुए बोला। नहीं तुम मत आना हातिम, मैं पापा को बुला रही हूँ, प्लीज़ मत आना। हुरैन खौफज़दा से लहजे में बोली। जल्दी उठो यार। हेलो हुरो, क्या हुआ? वो पूछता रह गया।
कॉल तो मिली हुई थी लेकिन इसे हुरैन की वो आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी। वो परेशानी के आलम में भागता हुआ शाजिया के कमरे में पहुंचा। क्या हुआ है हातिम, ऐसे हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं तुम्हारी? शाजिया इसकी उड़ी रंगत देखते हुए खुद भी परेशान हो गई। मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर कॉल करो और जो बंदा बोले उसे बुलाओ कि हुरैन की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने कमरे में है। तुम्हारा पूछे तो बोल देना कि तुम इसकी सहेली हो। इसने मसरूफ़ से अंदाज में कहते हुए शाजिया के नंबर पर जमील खाकवानी का नंबर डायल किया और मोबाइल शाजिया को थमा दिया। इसने जैसे ही इतला दी और ये बताया कि वो इसकी सहेली बोल रही है, हातिम ने इसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल काट दी। बस इतना ही काफ़ी है। वो दोनों हाथ अपने सर पर रखे नहायत परेशान सा बोला तो शाजिया इसे गहरी नज़रों से देखने लगी। ये क्या चक्कर है ब्रो, सब ठीक तो है ना? वो उलझन से बोली। हाँ सब ठीक है। मुझे लगता है कि वो बेहोश हो गई है और घर भी इसका इतना बड़ा है कि कोई मर भी जाए तो अगले दिन पता चलता है कि क्या हो गया। अब मैं खुद तो जा नहीं सकता था, इसलिए तुम्हें कॉल करने का बोला। वो शाजिया को मुतमईन करते हुए बोला, जो कि नहायत टेढ़ी खीर थी, लेकिन वो भी किसी मुसलहत के तहत खामोश हो गई। जो भी था, लेकिन वो हातिम से ना बहस करती थी और ना इसके सामने बोलती थी। ये एक अदब का दायरा था जो इसने खुद बनाया था और इसी में रहना चाहती थी। वो वापस अपने कमरे में चला आया और बेड पर बैठते हुए अपने दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। पता नहीं क्या हो गया, कल तक तो ठीक थी लेकिन वापस ठीक नहीं गई थी और अब ये सब कुछ। वो परेशानी में अपने बाल नोचने लगा। अगर किसी ने इसे टेंशन दी तो मैं इसका जीना हराम कर दूंगा। इसके दिमाग में बार बार सुलेमान का चेहरा घूम रहा था, जो इस पर पहले भी हाथ उठा चुका था। इसका फिशार खून बुलंद होने लगा था। वो आंखों में लाली उतरना शुरू हो गई थी। वो इस मामले में बहुत लाचार था। अगर न इसका बस चलता तो वो पहली फुर्सत में अपनी हुरैन के पास होता। कभी कभी हालात और मजबूरियाँ कितनी शिद्दत से हमलावर होती हैं कि इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। वो बेबसी से बोला और फिर उठकर बेचैनी के आलम में कमरे में टहलने लगा। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी और इसे शदीद बुखार ने जकड़ा हुआ था। जमील साहब इसे बरवक्त अस्पताल लाने में कामयाब हो गए थे और वो भी इस अनजान फ़ोन कॉल की बदौलत जो इन्हें बरवक्त मुतला करने में कामयाब हुई थी। डॉक्टर के मुताबिक अगर इन्हें पहुंचने में ज़रा सी भी देर हो जाती तो मामला डॉक्टर के इख्तियार से बाहर निकल जाते। हमने इन्हें ड्रिप में इंजेक्शन डालकर लगा दिया है, इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। इन्हें शदीद सर्दी लगी है। मेरा ख्याल है सर्द मौसम का इन पर मनफी असर पड़ा है, लेकिन अब ख़तरे की कोई बात नहीं। डॉक्टर जमील साहब को तसल्ली देते हुए बोला तो इनकी परेशानी में कुछ कमी वाक़ई हुई। ये क्या है हुरैन, तुमको पता भी है कि सर्द मौसम तुमको रास नहीं आता, तुमने फिर भी इतनी बेहतियाती की? वो झुरझुरी लेते हुए बोले तो वो नासमझी से इन्हें देखे गई। मैं तुम्हारी मामा को लेने जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में ही वापस आ जाऊँगा, तुम आराम करो। वो इसके सर पर प्यार करते हुए वहाँ से जाने लगे। बाबा प्लीज़ मेरा मोबाइल फ़ोन ले आइएगा, यहाँ टाइम गुजारना बहुत ही मुश्किल है। वो मुल्तजियाना लहजे में बोली तो जमील साहब सर हिलाकर बाहर निकल गए और वो कमरे में अकेली रह गई। हातिम तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अल्लाह करके मैं मर ही जाती, तुम्हारी तो तसल्ली हो जाती। फिर वो उदास से लहजे में बिड़बिड़ाई। इसके दिमाग में अजीब सी सोचें सर उठा रही थी। वो ज़िंदगी में कभी इग्नोर नहीं हुई थी और ये पहली मर्तबा था जब इसके एहसासात को यूँ कुचला गया था। वो इन्हीं सोचों में गुम थी कि कमरे का दरवाज़ा अचानक से खुला और हातिम इधर उधर देखता हुआ सीधा अंदर चला आया। हातिम को यूँ अपने सामने देखकर इसके दिल में एक उबाल सा उठा, लेकिन वो अपने इस एहसास को छुपा गई। कैसी हो हुरो, ये क्या कर लिया तुमने? हातिम इसे गौर से देखते हुए दुखी लहजे में बोला, मैं इस दिन से देख रहा हूँ तुम आई ठीक थी, फिर जब मैं वॉशरूम से वापस आया तो तुम परेशान थी, और अब ये किस चीज़ की टेंशन तुमको अंदर ही अंदर खा रही है? अगर मुनासिब समझो तो मुझे बता सकती हो। वो इसके करीब आते हुए इसका हाथ अपने हाथों में थाम कर प्यार से बोला, लेकिन वो इसे सपाट नज़रों से देखे गई। पूरो प्लीज़ मुझसे बात करो, ऐसे चुप रहकर तुम मुझे भी परेशान कर रही हो। इसे हनूज खामोश पाकर वो बेचैनी से बोला, क्या बोलूँ, बस सर्दी लग गई और बुखार चढ़ गया। वो नज़रें फेरते हुए बोली, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हें कौन सी परेशानी अंदर ही अंदर घुला रही है। वो इसके बेड पर ही बैठ गया। इसका हाथ हनूज हातिम के हाथ में ही था। हातिम तुम जाओ यहाँ से, बाबा बस थोड़ी देर में ही आ जाएंगे। क्यों अपने साथ साथ मेरे लिए भी परेशानी खड़ी करोगी? वो दरवाजे की तरफ नज़रें किए सहमे हुए लहजे में बोली, मैं किसी से नहीं डरता, मुझे बस तुम्हारा जवाब चाहिए। जितनी जल्दी मिल गया इतनी जल्दी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। हातिम ज़िद्दी लहजे में बोला, हाँ जानती हूँ मैं कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अभी मसला मेरी इज़्ज़त का है, तुम प्लीज़ अभी चले जाओ। इस मसले पर हम बाद में भी बात कर सकते हैं। उमायनी खेज़ लहजे में बोली, लेकिन इसकी नज़रें बार बार दरवाजे की तरफ ही उठ रही थी। जानता हूँ अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं इस मामले की तह तक जाऊँगा। हातिम इसका हाथ छोड़ते हुए उठ खड़ा हो गया, जबकि वो खामोशी से इसे देखती रही। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल कट रहा है हुरो, जल्दी से ठीक हो जाओ ना। हातिम बेबसी की इंतहा पर पहुँचते हुए बोला और तेज़ी से बाहर निकल गया।
ज़रा सी देर में इसकी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो आंखें बंद करके लंबी लंबी सांसें लेने लगी। सुलेमान जब से घर से दोबारा निकला था, इसे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। रह रह कर इसके दिमाग में हुरैन के अल्फाज गूंज रहे थे कि बाबा ये झूठ बोल रहा है। एक वक्त था कि वो इससे बात करने से भी डरती थी और अब वो कैसे इसके मुंह पर ही इसे जलील करने से बाज नहीं आती थी। हुरैन, तुमने खुद ये बहन भाई का रिश्ता ख़राब किया है। अब देखना मेरा दूसरा रूप। तुम्हारे बुरे दिन इसी वक्त से शुरू हो गए थे जब तुमने मुझे बाबा की नज़रों में जलील किया था। वो अपने वेयर हाउस के ऑफिस में बैठा शराब की बोतल से दिल बहला रहा था, लेकिन इसके अंदर एक आग सी लगी हुई थी जिस पर यह शराब तेल का काम कर रही थी। इसने गुस्से से खोलते हुए फ़ोन उठाया और शाहिद टीटी को कॉल मिलाई। हाँ टीटी, एक काम पड़ गया है तुझसे। एक बंदे को उठाना है और हाँ वेयर हाउस लाना है। वो भारी आवाज़ में बोला। कौन है बॉस और किधर मिलेगा ये बंदा? टीटी ने इससे तफसीलात पूछी। बंदा नहीं बंदी है। तुमने मेरी बहन को उठाकर यहाँ पहुँचाना है, बाकी मैं जानूँ और मेरा कान। वो कुछ सोचते हुए बोला तो टीटी को उच्छू लग गया। उस्ताद मरवाओगे क्या? वो खाली आपकी बहन नहीं है, वो जमील खकवानी की बेटी है। क्यों मेरा दाना पानी इस दुनिया से उठाने के चक्कर में हो? वो बदहवासी से बोला। ओए लंगूर, ये मेरा एक प्लान है, तुम इसे उठा कर लाओ, बाकी मैं तुम्हें समझा दूंगा कि करना क्या है। वो रोबदार लहजे में बोला तो टीटी की बोलती बंद हो गई। ठीक है उस्ताद, ले आता हूँ, बाकी आप जाने और आपकी बहन। वो मरे हुए लहजे में बोला तो इसने फ़ोन काट दिया। अब करूँगा मैं एक तीर से दो शिकार। इसको भी सीधा करूँगा और इस हातिम को भी फंदा डालूंगा। वो गिलास में मौजूद बची हुई शराब एक ही घूंट में हलक से उतारते हुए मकरूल लहजे में बोला। फिर वहीं कुर्सी पर ही टांगे फैला कर टेक लगा ली। 1 घंटा गुजरा होगा कि इसे टीटी की कॉल मौसूल हुई। बॉस, आपकी बहन तो हॉस्पिटल में है, वो बहुत बीमार है और डॉक्टर ने इसे एडमिट किया हुआ है। टीटी परेशान लहजे में बोला। ये तो और भी अच्छी बात है। घर या यूनिवर्सिटी की निस्बत इसे हॉस्पिटल से निकालना बहुत आसान है। तुम जल्दी ये काम करो और कोशिश करना रात में हो ये काम। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वो टीटी को वार्निंग देते हुए बोला और फ़ोन रख दिया। मुझे जलील किया तुम बाप बेटी ने, दोनों को तंगी का नाच न नचाया तो मेरा भी नाम सुलेमान नहीं। वो अपने होश में नहीं था, वरना ऐसी गिरी हुई हरकत करने से पहले 100 बार सोच लेता। और तुम्हारा तो इस बार ऐसा पक्का बंदोबस्त करूँगा कि फ़रार के रास्ते बंद हो जाएंगे। वो हातिम को सोचते हुए बिड़बिड़ाया और वक्त गुजरने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। ये इसका प्लान था कि वो हुरैन को अगवा करवा कर ये ढोंग रचाना चाह रहा था जैसे ये सब हातिम ने इनसे दुश्मनी निकालने के चक्कर में किया है, और फिर खुद ही हुरैन को बाजियाब करवा कर ये सेहरा अपने सर लेना चाह रहा था। मनफी मामलात में इसका दिमाग बहुत चलता था और वो जमील साहब से भी बहुत ऊपर की चीज़ था। इसे ज़रा भी एहसास न हो रहा था कि इसकी बहन बीमार है और हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। इसे याद था तो बस इतना कि कैसे इसने अपने दुश्मन को ज़ेर करके अपनी ज़िद पूरी करनी है। रात 1 बजे का वक्त था और वो बेचैनी से हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी करवटें बदल रही थी। जमील साहब इसका मोबाइल साथ ले आए थे, लेकिन इसके साथ रहने की किसी को इजाज़त नहीं थी, इसलिए मंसूरा बेगम को वापस जाना पड़ा। चूँकि वो एक एमएनए की बेटी थी, इसलिए हॉस्पिटल भी ऊंचे दर्जे का था। करवटें बदल बदल कर जब इसकी बेचैनी उरूज पर पहुंची तो इसने अपना मोबाइल उठाया और हातिम का नंबर डायल कर दिया। वो बहुत मजबूरी की हालत में ये सब कर रही थी, क्योंकि इसका दिल हातिम से बात करने के लिए मचल रहा था। एक एक करके तुम्हारे सारे खोल तोड़ दूंगी, फिर देखूंगी कि अंदर से क्या निकलता है। वो खुद को एक अदद झूठी तसल्ली देते हुए बोली और हातिम का नंबर डायल कर दिया, जो कि पहली घंटी पर ही उठा लिया गया। शुक्र है हुरो, तुमने कॉल तो की, मुझे बहुत बेचैनी लगी हुई थी। इसे हातिम की लाचार सी आवाज़ सुनाई दी। ये मैं हुरो कब से हो गई और तुम्हें बेचैनी क्यों लगी हुई थी? वो कमज़ोर लहजे में बोली। तुम जो परेशान हो तो मैं कैसे ठीक रह सकता हूँ, और तुम मेरी हुरो हो, मुझे तुम्हें हुरो कहना अच्छा लगता है। हातिम नरमी से बोला। मेरा भी दिल नहीं लग रहा था हातिम, बस तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। वो अपने लहजे में बेचैनी समझते हुए बोली, क्योंकि अब इसने भी एक रुख पर सोचना शुरू कर दिया था। वो चाह रही थी कि अगर हातिम इससे खेल सकता है तो वो क्यों नहीं। वो भी अभी इसको अपनी मोहब्बत में इतना पागल कर देगी कि इसके साथ कुछ बुरा करते हुए वो 100 बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचेगा। और इतना ही से खुद पर यकीन था कि वो ये सब कर सकती है। ठीक हो जाओ ना जल्दी हुरो, तुम ऐसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, बल्कि तुम तो मुझे छेड़ती हुई और तंग करती हुई अच्छी लगती हो। हातिम हसरत भरे लहजे में बोला तो बावजूद परेशानी के इसे हंसी आ गई। वाह, ये काम तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। लगता है तुम्हारी परफेक्ट गर्ल अभी सो गई है, तभी इसका टाइम भी मुझे ही दे रहे हो। वो वाकई में इसे छेड़ना शुरू हो गई थी। उफ यार, ये बीच में वो कहाँ से आ जाती है? मैं इस वक्त इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। हातिम ज़िद होते हुए बोला। वो बीच में आ जाती है या इसकी वजह से तुम मुझे बीच में ले आए हो? ना चाहते हुए भी इसका लहजा तंजिया हो गया। तुम सबसे पहले हो और हमेशा रहोगी। वो तो बस मेरा एक टाइम पास है। इसके तंज को ना समझते हुए हातिम हंसने लगा। इधर आओ, तुम्हारा गला दबाऊं। क्या कहा टाइम पास? तुम रुको ज़रा, मैं तुम्हें बताती हूँ।
वो बेड पर बैठते हुए बोली और अभी बैठ भी ना पाई थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और 2 डॉक्टर चेहरों पर सर्जिकल मास्क चढ़ाए अंदर दाखिल हुए। वो मैडम जी, आपको इंजेक्शन का वक्त हो गया है, इनमें से एक बोला और हाथ में मौजूद सिरिंज का ढक्कन खोलकर इसके बाजू की आस्तीन ऊपर करते हुए इसे इंजेक्शन लगा दिया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि वो फ़ोन बंद भी ना कर पाई और ना ही कुछ बोल सकी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि इसका दिमाग घूमना शुरू हो गया और इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, नींद की एक गहरी चादर इसके दिमाग के गिर्द लपेटी जा चुकी थी। हातिम बहुत परेशानी के आलम में कमरे का फर्श नाप रहा था जब इसे हुरैन की कॉल मौसूल हुई। इससे पहले भी वो एक मरतबा फ़ोन करने की गलती कर बैठा था, लेकिन शुक्र था कि कॉल मंसूरा बेगम ने उठाई थी और इसे इतला दी कि हुरैन हॉस्पिटल में है और मोबाइल घर में ही पड़ा है। अब जो हुरैन की कॉल आई तो इसे सुकून का एहसास हुआ। हुरैन से होने वाली बात ने इसकी परेशानी में काफ़ी हद तक कमी कर दी थी और वह मुतमईन भी हो गया था कि अचानक से हुरैन चुप हो गई, क्योंकि शायद डॉक्टर आया था और इसे इंजेक्शन देना चाह रहा था। लेकिन इसकी असल परेशानी तब शुरू हुई जब काफ़ी देर तक हुरैन ने कोई बात न की और फिर इसे 2 बंदों के आपस में बोलने की आवाज़ सुनाई दी, जिनमें से एक वही था जिसने इंजेक्शन लगाने का बोला था। जल्दी कर बच्चे, इसे यहाँ से जल्दी निकालना है, अगर कोई गड़बड़ हो गई तो इस सुलेमान ने हमें नहीं छोड़ना। कॉल मिली हुई थी और सब कुछ इसे साफ सुनाई दे रहा था, लेकिन शायद इस बात से वो दोनों बंदे बेखबर थे। टीटी उस्ताद, कसम से मिलाई है, दिल तो कर रहा है इसे उठाकर पहले अपने अड्डे पर ले जाएं और पहले हम याशी करें, फिर इस सुलेमान को दे दें। दूसरा बंदा बोला तो हातिम जान गया कि वारदात डालने वाला शाह टीटी है। अभी वो हरामजादी ये सुलेमान की बहन है और तू इससे अयाशी करने के चक्कर में है। लगता है तेरे जीने की ख्वाहिश ख़त्म होती जा रही है। टीटी गुस्से से बोला तो दूसरा खामोश रहा। अब उठा इसे जल्दी, इसके चक्कर में बाहर मौजूद सिक्योरिटी वालों को भी बेहोशी वाली चाय पिलानी पड़ी है। टीटी बेजारी से बोला तो इसे ऐसी आवाज़ें आईं जैसे कुछ घसीटा जा रहा हो और फिर दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई। वो कमरे के बीच में खड़ा मुठियाँ भींच कर रह गया। हराम की औलाद ऐसी ही होती है। वो गुस्से में बिड़बिड़ाते हुए फ़ोन काट कर मुनीर को कॉल मिलाने लगा। अबे रात में तो आराम करने दिया कर, तूने कसम खाई हुई है मुझे बर्बाद करने की। इसे मुनीर की खुमार आलूद आवाज़ सुनाई दी। मुनीर भाई, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हुरैन अगवा हो गई है और हमें सुलेमान के वेयर हाउस पर रेड मारनी है। और जल्दी जल्दी मुनीर को बताने लगा। क्या क्या बोला? हुरैन अगवा हो गई है और सुलेमान ने ये सब किया है? अबे तुझे कैसे पता? मुनीर झिंझलाते हुए बोला। मैं इस वक्त फ़ोन कॉल पर ही था इसके साथ। आप प्लीज़ टाइम बर्बाद न करो, बल्कि बंदे लेकर निकलो, मैं भी आपको I-10 जंक्शन पर मिलता हूँ। वो मुनीर को हिदायत करता हुआ कॉल काट गया। अलमारी से अपना ब्रीटा पिस्टल निकालकर बेल्ट में अड़सा और जैकेट चढ़ाकर गाड़ी की चाबी उठाते हुए बाहर निकल आया। इसका दिमाग उबल रहा था और ऐसी हालत में वो अपने रास्ते में आई हर चीज़ को जलाकर खाक कर सकता था। लैंड क्रूज़र को गोली की तरह भगाता वो महज कुछ ही मिनटों में I-10 जंक्शन पहुँच गया। कुछ ही देर गुजरी होगी कि इसे मुनीर की गाड़ी आती दिखाई दी। इसने तसल्ली कर ली थी कि मुनीर की गाड़ी में इसके बंदे मौजूद थे। हाथ के इशारे से इन्हें पीछे आने का बोलते हुए इसने अपना रुख सुलेमान के वेयर हाउस की जानिब कर लिया और थोड़ी देर में वहाँ मौजूद था। गाड़ी कदरे अंधेरे में खड़े करते हुए वो बाहर निकल आया। जी शहजादे, बोल अब क्या हुआ? मुनीर फ़ौरन इसके पास चला आया तो इसने शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी इसे बता दी। मैं इस फैक्ट्रियों को आग लगा दूंगा मुनीर भाई, अगर इसने हुरैन के साथ कुछ बुरा करने की कोशिश की। वो फूले हुए तरफ उसके साथ बोला। फिक्र न कर शहजादे, अल्लाह खैर करे। मुनीर इसे तसल्ली देता हुआ वापस अपने बंदों के पास चला गया तो इसने पिस्टल से मैगज़ीन निकाल कर इसे चेक किया और फिर दोबारा से लोड करके इसे तैयार हालत में बेल्ट के साथ लगा लिया। मुनीर अपने बंदों के साथ सारा लाया अमल तय करके इसकी तरफ आया और इसे ग्रीन सिग्नल दिया तो वो अंदर जाने के लिए तैयार हो गए। कोशिश कर, जो आग तेरे अंदर जल रही है तो इसको सही रास्ता दे, वरना तेरे साथ साथ कहीं हुरैन को भी लेने के देने न पड़ जाएं। मुनीर इसे आखिरी बार समझाते हुए बोला तो वो बस सर हिला कर रह गया।